दोस्तों, सफलता की जब हम बात करें, तो एक आम अभ्यर्थी होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, हम बहुत बार सफलता के तमाम मायने खोजते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, जिसने सफलता को कई बार नजदीक से देखा हो, उसे प्राप्त किया हो, तो हमें एक अलग आनंद और सुख की अनुभूति होती है। दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज है, सफलता से साक्षात्कार, आज से हम इसे शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम हर बार नए ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे, जिन्होंने अपने मार्ग में, अपने रास्ते में तमाम बार सफलता के कई आयामों को कई तरह के से टच किया है। तो दोस्तों, इस क्रम में आज हमारे अतिथि हैं निशांत जी, जो कि वर्तमान में न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। और ये एक छोटा सा ही परिचय है, क्योंकि निशांत जी इसके अलावा एसबीआई बैंक पीओ भी निकाल चुके हैं, वे एसएसबी भी क्रैक कर चुके हैं, और उसके अलावा हाल ही में जो यूपी पीसीएस ने अपनी परीक्षा आयोजित कराई थी, उसमें फाइनली वो नायब तहसीलदार के पद पे भी सफल हुए हैं। तो निशांत जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बच्चों से कई बार इंटरेक्ट करते हैं, कभी ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से। कई बार हमें उनसे बात करके उनके मन की क्यूरियोसिटी पता चलती है कि वो किसी परीक्षा के लिए कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। निशांत जी, आपका एक प्रॉपर, मैंने अभी जब इंट्रोडक्शन दिया, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन था, तमाम परीक्षाओं में आपने सफलता प्राप्त की। तो आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और किस तरीके से आपका सरकारी सेवाओं में आना हुआ? विकास जी, मैं मूलतः बनारस का हूँ और मेरी पढ़ाई-वढ़ाई भी बनारस से हुई है। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 2011 बैच पास आउट हूँ मैं। मीनवाइल फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में कुछ जॉब की है और उस समय मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम्स देते हैं, फॉर्म निकले हुए थे, मैंने भरना शुरू किया। अ, उस समय मैंने एसएसबी देने गया था मैं, वो भी क्रैक किया। मीनवाइल चीज़ें सही अलाइन्ड थी, सही समय वो समय सही चल रहा था, चीज़ें निकलती जा रही थी और उसके बाद फाइनली मैंने एक जगह सोचा कि अब यूपीएससी में एंट्री लेते हैं 2017 में, प्रिपरेशन में। यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन की मैंने और फाइनली यूपीपीसीएस में अभी जाके मेरा सिलेक्शन हुआ 2022 में। तो ये एक सर लंबा जर्नी ज़रूर रहा है, लेकिन इस जर्नी को मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेरे लिए एक बोझ रहा या मैंने इस चीज़ को एन्जॉय नहीं किया। मैंने इसको कम्प्लीटली एन्जॉय किया है। मैंने एक-एक सब्जेक्ट्स जो भी मैंने पढ़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने उसको फ़ील लेकर पढ़ाई की। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जर्नी अपने आप में एक फ्रूटफुल जर्नी थी। और ये इससे भी समझ में आता है कि आप 8 साल से सेवा में हैं और उसके बावजूद आपने वापस से एक एग्ज़ाम दिया यूपी पीसीएस का और उसमें रैंक सिक्योर की। तो अभी हाल ही में रिज़ल्ट उसका आया था। तो यूपी पीसीएस निकालने के बाद का अनुभव आपका क्या रहा कि कुछ और कई बार लगा हो कि क्या उधर शिफ्ट कर जाएँ, नहीं कर जाएँ? वो छोटा-सा अगर मुझे बता सकें तो। हाँ, विकास जी, जब रिज़ल्ट आया था, मुझे आज भी याद है, शाम को रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट में मैंने अपना नाम देखा। वो फ़ीलिंग एक स्पेशल फ़ीलिंग थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब आप इतना टाइम दिए रहते हैं और एक रिज़ल्ट में आप अपना नाम देखते हैं, पीडीएफ अपना नाम देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब तो काफ़ी नॉर्मल हो गया है, टाइम भी हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर। फिर उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि मैं फाइनली चूज़ करूँगा इस सर्विस को या नहीं करूँगा सर्विस को, लेकिन उस नाम को देखना, उस लिस्ट में आना, अपने आप में एक स्पेशल फ़ीलिंग लेकर आया था मेरे लिए और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे उस समय। देखिए, आपकी लाइफ़स्टाइल और तमाम अन्य जो बातें हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी प्रश्न, जो पिछला प्रश्न था, उससे जुड़ा एक अगला प्रश्न है कि 8 साल बड़ा लंबा समय होता है। इस दौरान आप जॉब में थे। जॉब के साथ आपने तमाम परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया, रैंक प्राप्त की। तो इस दौरान आपका मोटिवेशन कैसे बना रहा? और जैसे कई बार छात्र साइकोलॉजिकल प्रेशर में आते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को उन छात्रों की तरफ भी ओरिएंट करना चाहता हूं, जो छात्र जॉब में हैं या जो परीक्षार्थी जॉब में हैं, एस्पिरेंट्स जॉब में हैं। वो कैसे इसको टैकल करें, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और फिजिकल रूप से जो हम लोग करते हैं उस रूप से। तो ओवरऑल आपका मोटिवेशन क्या था और छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे इस एग्जाम को टैकल करना चाहिए? नहीं, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस मैंने भी काफ़ी फ़ेस किए हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ में, सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की। आपको मोटिवेट करने के लिए आपको स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्षमता है भी कि नहीं करने के लिए क्रैक। अपने पर भरोसा रखें। ये एग्ज़ाम इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। ये एग्ज़ाम परसिवरेंस का टेस्ट है। ये एग्ज़ाम्स आपके अंदर पेशेंस का टेस्ट है। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, समय देने के लिए तैयार रहें। एक कहावत है विकास जी, अमूमन हम लोग पढ़ते हैं, नेवर मेज़र द हाइट ऑफ द माउंटेन अनलेस यू रीच द टॉप।
एंड देन यू विल सी हाउ लो इट वाज। तो कभी हमें ये नहीं देखना कि कितना बड़ा रास्ता हमें सफ़र तय करना है, एक कदम शुरुआत दें, आगे बढ़ेंगे, फिर वो लगने लगेगा खुद ही, वो जर्नी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी और हमें लगेगा कि नहीं, हमें इसमें मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। सेकेंडली, आपने जो बात कही जॉब में रहने के साथ हमें किस फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए कि हम इस प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। पहली बात मैं ये कहूँगा, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। जब हम जॉब में रहते हैं तो हमारे पास समय कम रहता है। जब समय कम रहता है तो हम वही चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। तो हम जितना भी टाइम मैनेज करें, चाहे 4 से 5 घंटे ही डेली, उस टाइम को हम बेहतर देते हैं उस कंटेंट को जो हमारे लिए रेलेवेंट है, तो हम बेहतर तरीके से अप्रोच लेते हैं उसमें। सेकेंडली 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। जो मुझे पर्सनली लगता है, ड्यूटी इन द सेंस, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के प्रति जो आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है, उससे दूर नहीं भागना है। वो जिस जॉब में है आप वहाँ पे पूरा टाइम दीजिए, अच्छे से समय दीजिए उसको। उसके बाद हाँ, कुछ टाइम आप बीच में निकाल सकते हैं, जैसे 1 घंटा आपके लंच ब्रेक हुआ, जल्दी खाना खा लिया आपने या कुछ इस तरह से करके टाइम आपने निकाला। उसके बाद आप जब यहाँ आते हैं, जॉब आवर्स के बाद जो आपके अपने टाइम है, वो टाइम आप पूरा अपने स्टडी को दीजिए। कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना है यहाँ पर, कि हमने 4 से 5 घंटा डेली अगर हम दे रहे हैं, सैटरडे संडे अगर हमने 8 से 10 घंटा दे दिया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि 1 साल की तैयारी 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन बहुत ईज़िली होता है और आप प्रेशर भी अपने को बिल्डअप नहीं होने देते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब होता है। तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें क्या जॉब लेना चाहिए या जॉब नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जॉब बिल्कुल लें आप, 1 से 2 साल आप दे दीजिए अपने उसमें, लेकिन एक बैकअप ज़रूर रखिए, एक जॉब में एंट्री ज़रूर लीजिए और उसके साथ तैयारी कीजिए। ये आपको शायद कहीं न कहीं बेहतर आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा, आपको पर्सनैलिटी को भी बेहतर बनाएगा, उस चीज़ को डील करने के लिए, कैसे उसको डील करना चैलेंजेस को। 2 बातें जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली कि जॉब में रहते हुए ड्यूटी, डिवोशन और डिसिप्लिन, मतलब जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, जहाँ आप अपना कर्म कर रहे हैं, उनके लिए भी आपको डिवोटेड रहना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जो आपने एक एज़ एन अभ्यर्थी बात बोली कि परसिस्टेंस, परसेवरेंस और पेशेंस, ये 3 चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपने बिल्कुल इसकी आपकी जीती-जागती मिसाल है। एक चीज़ और, यूपी पीसीएस या बीपीएससी या एमपीएससी, जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, 2-3 मिसकंसेप्शन कह लीजिए, मिथ कह लीजिए, बच्चे अक्सर जानना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मीडियम कौन सा रखना चाहिए, हमको जो गाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनको देखना चाहिए या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इन तीनों ही प्रश्नों पे मैं आपका उत्तर जानना चाहूंगा सर। पहला आपने पूछा कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। किसी के लिए 14 घंटे भी सफिशिएंट नहीं है, तो किसी के लिए 4 से 5 घंटे भी सफिशिएंट है। बस ये हमें अपने मन को समझाना है कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मेरे लिए मैं 4 से 5 घंटे ही पढ़ता था डेली, और सैटरडे संडे में ज़रूर खींचता था, 10 से 12-13 घंटे पढ़ता था, लेकिन वो मेरा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा। लगातार मैं इस तरीके से पढ़ते गया, तो चीज़ें अपने आप में सिलेबस पूरा होते गया। सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, तो मैं टाइम देना ज़रूरी है। सेकंड, आपने सर पूछा था कंटेंट क्या हमें मीडियम मीडियम को मीडियम लेके पूछा था, मीडियम बिल्कुल। मीडियम का तो इसमें कोई ख़ास मतलब नहीं है। मैंने देखा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के लोग बराबर सक्सेस पा रहे हैं। तो ऐसा मीडियम का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। जिस मीडियम में आपको कमांड है, आप उस मीडियम पे जाइए, बिल्कुल उसमें डाउट नहीं रखना है। एकदम अच्छे से अपने अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है उस मीडियम में। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं एस्से हिंदी में लिख दूँ, जीएस इंग्लिश में लिख दूँ, और यूपी में ये ऑप्शन भी है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। तीसरा, आपने पूछा कि किस तरह के बुक्स को हमें यहाँ पर देखने चाहिए, गाइड्स देखने चाहिए। देखिए सर, यहाँ पर मेन मूलतः मुझे लगता है सफलता पाना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें फिलोसोफर, हमें गाइड नहीं बनना है किसी के लिए। सफलता पाने के लिए हम जो सिलेक्टेड बुक्स हैं, जो जिस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर इंस्टेंस प्रीलिम्स के लिए अगर हमें ल्यूसेंट पढ़ना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ल्यूसेंट पढ़ के अगर मार्क्स ला रहे हैं, अगर मेरा सफलता पा रहे हैं, तो देन इट इज़ वेरी गुड। सिमिलरली मेंस के अपने सिलेबस हैं, उनके लिए हम कुछ बुक्स अगर रेफ़र कर रहे हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए हो गया, जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए हो गया, ये जो बुक्स हैं वही बुक्स जो सारे पढ़ रहे हैं, सबको पता है, बस उसको पढ़ना कैसे है इसको ध्यान देना है कि इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर से सॉल्व करना है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर इज़ द की टू सक्सेस। तो यहाँ भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से
रिसर्च करके कुछ समय देकर एक एक क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस करने की काफ़ी ज़रूरत है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। इनफैक्ट इन इंटरव्यू ऑल्सो काफ़ी बार होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक पर्टिकुलर स्फीयर से जो रेलेवेंस है, जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग से क्या पूछे जा सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करके आगे बढ़ते हैं इसमें। आपने कुल मिला के ये कहना चाहा कि जिस माध्यम पे आप खुद को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें, आपको वो माध्यम चुनना चाहिए। चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो या कोई भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज जिसमें अगर आप एसपीएससी देते हैं, अगर वो हो तो। क्योंकि तीनों ही स्तर पे चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो और इंटरव्यू हो, आयोग आपकी पर्सनैलिटी को ही टेस्ट करता है और जिस माध्यम में आप सहज सरल महसूस करेंगे, आप उस माध्यम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सर ने बताया इस बात को। निशान जी, एक और बात, चूंकि हम लोग यूपीएससी की बात अभी कर चुके थे, तो अब अभी से 15-20 दिन बाद यूपीएससी का मेंस है और ये वो क्रूशियल टाइम है लास्ट के 20 दिन का, जहां पे अभ्यर्थी बहुत घबराया रहता है, उसको क्लियर नहीं होता है कि रिवीजन क्या क्या तरीका रहा है, किन चीजों को छोड़े। वो है ना, कहा वो लाइन है कि क्या बोलूं क्या याद करूं जैसी स्थिति हो जाती है। तो लास्ट के 15-20 दिन के लिए जो अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस में, चूंकि आप उसमें सफल रह चुके हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन छात्रों को? विकास जी, देखिए ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव है। सबके अपने अपने स्ट्रैटेजी हैं और जो अब तक जिसने जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया, उस पर पूरा भरोसा करना ज़रूरी है। मैं कुछ लोगों को गाइड कर रहा था, तो मैंने देखा था कुछ लोगों के लिए होता है कि वो एक बार पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, फिर उनके लिए अगला रिवीजन ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कुछ लोग का होता है वो 3-4 बार पढ़ेंगे नहीं तो उनको इंटरनलाइज होता नहीं वो सारे फैक्ट फिगर्स। तो सबके अपने अपने परसेप्शन, जिस हिसाब से वो जाना चाहें वो जाएं। हाँ, लेकिन इस 20 दिन में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो नोट्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प फॉर्म में रहें। आप हर एक टॉपिक पर एक एक पेज के कुछ नोट्स बना ले, बुलेट वाइज बना ले, उसके कुछ डायग्राम्स रखे, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो उसमें, कुछ फैक्ट फिगर्स हो। बहुत हमें ब्रॉड में नहीं जाना है। अब फॉर इंस्टेंस जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो किसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स को हमको इवैल्यूएट करना है, तो हम रादर देन वो वहाँ लिख लेंगे मेरिट डिमेरिट्स क्या होंगे, लेकिन उसके जो फैक्ट फिगर्स होंगे वो हमें मेमोराइज करने ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कुछ फ्लो चार्ट्स होंगे, हर एक टॉपिक है अपने अपने एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है। बाकी 20 दिन में रिवीजन इज़ द की हियर। रिवीजन करते रहना है, प्रीवियस क्वेश्चंस बार-बार देखते रहना है, खुद पे भरोसा रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट है नेगेटिव फैक्टर से दूर रखना है अपने आप को। नेगेटिव ये कभी-कभी हमारे बस में नहीं होता है। हम कुछ लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, कुछ नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नेवर लेट योर इमोशंस रिमोट कंट्रोल बाय अदर्स। कोई व्यक्ति और नहीं डिसाइड करेगा हमें कब खुश रहना है, कब दुखी रहना है। ये हमारा खुद का परसेप्शन होना चाहिए कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम में टूट के पढ़ना है और किस तरह से हमें क्लियर करना है। ये टाइम बहुत क्रिटिकल है और ना सिर्फ ये 20 दिन, अमूमन मुझे पूरे जीवन में लगता है ये चीज़ को होना चाहिए कि हम अपने इमोशंस को खुद से कंट्रोल करें, खुद से इवैल्यूएट करें, पर्सीव करें, कंट्रोल करें। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य पे ध्यान देना। अभी कुछ अगर इस तरह की बीमारी जो कि अमूमन दिल्ली में जो लोग तैयारी कर रहे फ्लू हैं उनको वगैरह पता बहुत है। भी है, फ्लू होना, डेंगू होना, इन सब चीज़ से बचना, क्योंकि वो एक लंबा टाइम ले लेता है, 7 से 10 दिन ले लेता है परेशान करने में। और माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है। सफलता मिले तो भी ठीक, सफलता ना मिले तो भी ठीक, हमें इस जर्नी को एंजॉय करना है। हमें डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचना है कि हम उस दिन क्या करेंगे। हम अभी जो पढ़ रहे हैं, हमने आज अच्छा किया कि नहीं, आज हमने अच्छा किया, कल हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, परसों और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स को लेकर हमें पूरे जर्नी को एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। जो की पॉइंट्स इसमें निकल के आए कि एक कि हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हमें किसी और के हाथ में नहीं देना है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और एट द सेम टाइम जो बाद में सर ने बोला कि देखिए, एक वो कोटेशन भी है कि सक्सेस इज द फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ, एंड इससे एक और कोटेशन जुड़ती है कि सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। और एक और बात जो आपने भी उत्तर दिया उससे निकल के आया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमको कर्म पे विश्वास करना है, फल की इच्छा ना कीजिए। बिल्कुल फोकस होके, डिटरमाइन होके तैयारी कीजिए। उदाहरण आपके सामने है, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो कमिंग फ्रॉम यू, मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछूंगा। आपने कुछ सोशल डिस्ट्रैक्शंस या नेगेटिविटी के बारे में बात की। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो अभी प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं, जो अगला मई में या जून में जब भी होता है उसमें अपीयर होने वाले हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या बोलेंगे कि सोशल डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसका नाम अभी एक्स हो गया है, तो ऐसे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग फोटो डालते हैं, ट्वीट करते हैं, पोस्ट लिखते हैं।
एज एन एस्पिरेंट या अभ्यर्थी के रूप पे किसी छात्र को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बना के रखनी चाहिए, या मतलब पैरेलल ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपना भी काम चले, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए जाएं? आपने क्या अपनाया था और आप सजेशन क्या है इसके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में? सर पर्सनली मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो नहीं जुड़ा हूँ। लेकिन पढ़ाई इसका रीज़न नहीं है। मेरा मानना है अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ पे अपना टाइम दे रहे हैं, फ़ोकस्ड हैं, तो कोई चीज़ जनरली डिस्ट्रैक्ट करती नहीं है। अगर हमें उस चीज़ में सही लग रहा है, उस चीज़ को करने में एक कह सकते हैं आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसमें जैसे आपने कर्मण्येवाधिकारस्ते बहुत अच्छी बात बोली, मा फलेषु कदाचन। उसी श्रीमद् भागवत गीता में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणं जन्म जन्म विनीर मुक्ता पदम गच्छन्त मानयम्। ये सिंपली यही बात बोल रहा है कि जब आप चीज़ों को करते हुए आनंद की प्राप्ति अगर आपको मिल रही है अपने कार्य, अपने कर्म में, तो आपको कोई चीज़ दिखता नहीं है, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करता ही नहीं है। अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपके ऊपर एक सेल्फ डाउट होना चाहिए कि आखिर हमें वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर क्यों रहा है, यानी यहाँ पे या तो मैं बहुत सैचुरेट हो चुका इस प्रिपरेशन में, या दूसरी बात ये हो सकती है कि हम मतलब मेरा मन लग नहीं रहा, मेरी रुचि है नहीं इस सब्जेक्ट में या इस तैयारी में। एक वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क अपने लिए है। दूसरा, कभी भी इस पढ़ाई में हमें 14 से 15 घंटे नहीं देने हैं। हमारी जीवन शैली बहुत अच्छे से होनी चाहिए, हमें वही खाना खाना, नहाना, हर वो चीज़ को फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन। इसी में एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया भी है। लेकिन उसको हम बस कितना अच्छे से चैनलाइज़ करें, उसको कितना अच्छे से रेगुलेट करें अपने डे टू डे लाइफ में, उसको हम एकदम उतने तक ही सीमित रखते हैं कि वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट हो। कहते हैं एंटरटेनमेंट इज़ अ बेन एंड नॉट बोन। तो वो चीज़ हमारे हाथ में कि हम उसको किस तरीके से लेके जा रहे हैं। और फाइनली जब एग्ज़ाम पास आ जाए, तो आइडियली बेहतर है कि अगर हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, सेल्फ कंट्रोल की कहीं-कहीं कमी आ रही है, तो हम 20 से 25 दिन के लिए इससे कट ऑफ हो जाए और पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज निशांत जी ने बताई अभी, कि सेल्फ डिसिप्लिन और अपने लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। और गीता का जो इन्होंने श्लोक बोला, गीता के बहुत से श्लोक, बहुत सी जानकारियों के भंडार हैं, पर जो सर ने श्लोक बोला कि अपने काम करने में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर उसका मज़ा नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए इनिशियल लेवल पे, और अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको पूरी तरीके से अपने अंतिम जो आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए फोकस हुई है। विकास जी, यहाँ पर मैं एक ऐड भी करूँगा, अभी स्किप कर गया था कि अगर मतलब कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफ़ेशन अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हम ये सोच के यहाँ पर आ रहे हैं, जो आपने मोटिवेशन की बात की थी कि हमें एक गाड़ी मिल जाएगा या हमें पावर मिल जाएगा, अथॉरिटी मिल जाएगा, तो बहुत जल्दी हम इस जॉब से फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं, हमें बोर होने वाले हैं इस चीज़ में। हर एक जॉब के अपने कुछ प्रॉस है, कुछ कॉन्स है। अगर वो जॉब आपको सूटेबल लग रहा है, आपके पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, तब बेहतर तरीके से आप जाइए। और जो गोल है, बहुत ही नोबल गोल होना चाहिए इसमें तैयारी करने के लिए। कहते हैं कि सम गोल्स आर सो वर्दी दैट इज़ ग्लोरियस इवन टू फेल। उस गोल को इतना वर्दी बनाएँ हम कि अगर इसमें फेल भी हो रहा है तो हमें उतना बुरा ना लगे, क्योंकि हम कुछ सीख रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो बेहतर ये है कि अपना सेल्फ जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर हम समझें कि हमारे लिए क्या चीज़ सूट कर रहा है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कॉर्पोरेट्स में काफ़ी अच्छे सैलरी पे, काफ़ी अच्छे पर्क्स पे, उनको पता नहीं, उन्हें लग रहा है कि हम गवर्नमेंट जॉब में आ जाएँगे तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ अपने कॉन्स हैं, वहाँ अपने प्रोज़ हैं, वो हमें एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसमें अगर मन लगे, इस तैयारी प्रिपरेशन में सब चीज़ अच्छा लग रहा है, तभी हम इसमें घुसें। अच्छी चीज़ है। आप कुछ एग्ज़ामिनेशन क्रैक करेंगे, कॉम्पिटिशन क्रैक करेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होगा, अच्छा करेंगे। लेकिन ये सोचना कि हम एक बार कॉम्पिटिशन क्रैक कर लिए, मेरी सारी चुनौतियाँ ख़त्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चुनौतियाँ बस चेंज हो जाती हैं, उनका फ़ॉर्म चेंज हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है, लेकिन चुनौतियाँ हमेशा रहेंगी जीवन में। दो बातें आपने कही कि एक तो छात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज पावर के फॉर्म में दिखती हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। जी। मतलब आसपास के जो सोर्सेस होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो चले जाते हैं, खुद रिसर्च नहीं करते हैं कि इस जॉब की जो टफनेस है, इस जॉब की जो हार्डशिप है, हम क्या वो झेल पाएंगे। और वो चले आते हैं लग्जरी गाड़ी और वो सब देख के, फिर फाइनली फ्रस्ट्रेट होते हैं, जैसा कि आपने बताया। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि हमने पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, ये बात थोड़ी सी अलग है कि आपने बहुत सारी परीक्षाओं को पास किया, और वो सारी अलग अलग सेक्टर की, जैसे एक बैंक की थी, डिफेंस की थी, यूपीएससी यूपीपीएससी की थी, और फिर आपकी एसएससी की थी। मतलब जितने सेक्शंस समाज में हैं प्रॉपर, जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, आपने सब में सफलताएं प्राप्त की हैं।
इस दौरान जो लाइफस्टाइल आपका रहा, वो कैसा रहा? क्या चीजें आपने मेंटेन की? जैसे कुछ चीजें आपसे सीखने लायक हैं, क्योंकि जिसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपकी रही, तभी आपने हर स्पेक्टर के, हर स्पेक्ट्रम के जो क्या कहते हैं एग्जाम थे उसको क्वालिफाई किया। तो आपका इस दौरान लाइफस्टाइल, या अगर आप और बताना चाहें कि मतलब इस दौरान आपको किताबें पसंद है, आप किताबें पढ़ते हैं, कुछ और ओटीटी एंटरटेनमेंट, ऐसा भी कुछ अगर आपका ध्यान रहे? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि कई बार छात्र सिर्फ रिजल्ट को फोकस करता है। आप पीछे की जर्नी या आपकी रूटीन से वो अलाइन नहीं हो पाता है, वो एकदम से जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेट फील करता है। मैं आपकी लाइफस्टाइल भी समझना चाहता हूं इस बारे से कि पिछले 8 साल में, या जो भी साल आप बताना चाहें, आप एज अ लाइफस्टाइल आप अपनी जिंदगी को कैसे आगे ले जाते हैं? क्या आपको पसंद है? क्या हॉबीज हैं? इस तरीके के प्रश्न। इसके पहले कि मैं इस पे आऊँ, एक चीज़ ऐड करता हूँ कि सारे एग्ज़ाम जैसे आपने बोला कि मैंने जो क्लियर किए थे मीनवाइल, अगर मैं सबको ये बात सजेस्ट भी करता हूँ जो मेरे से पूछने आते हैं, कुछ हम अपने बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लें। जैसे कुछ अगर हम अपने करंट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कुछ हम अपने जीएस के कुछ पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और एक टेम्परामेंट डेवलप कर लेते हैं। एग्ज़ाम को मुझे क्लियर करना है, वो टेम्परामेंट हमारे अंदर होना चाहिए, तो फिर एक थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड पे फिर क्रॉस करके हम सारे एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट एक लेवल के क्लियर करने लग जाते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ, तो वो फ़ेज़ अच्छा था। वो डेस्टिनी मैटर्स अ लॉट इन दीज़ एग्ज़ामिनेशंस। हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन की बात करें, और मुझे ताज्जुब होता है कि काफ़ी लोग सिलेक्शन के बाद शायद ये भूल जाते हैं कि डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल था, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि डेस्टिनी ने मेरा काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, तभी मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर भी किया है। सब चीज़ें अलाइन्ड थी, अच्छे से थी। जब नहीं थी तो यूपीएससी में दिक्कत आई सिलेक्शन में। और लाइफ़स्टाइल की जहाँ तक बात है, तो एक चीज़ रहा मेरे साथ, चूँकि मैं एक जॉब में शुरू से रहा, तो एक जॉवियल वे में मैं लेके चला इस चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा मैंने प्रेशर नहीं लिया कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही है, इस एग्ज़ाम में बैठ के रिज़ल्ट लाना ही है। तो कहते हैं जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, ओपनिंग कर रहे होते हैं, वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास पूरा एक तरह से मौका है कि आप चौके-छक्के के साथ शुरुआत कर लें। तो वो प्रेशर नहीं लेना है, आपको एकदम अच्छे से लेके जाना है। इस चीज़ को ऐसे बनाना है कि हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं डेली। अब एक हम रियल सिनेरियो की बात करते हैं, जिसके पास जॉब नहीं है, उसको तो प्रेशर आना स्वाभाविक है इस चीज़ में। प्रेशर आएँगे, आपको झेलना भी आपको ही सीखना है इस चीज़ को लेकर। इसके लिए कुछ अच्छे-अच्छे लोगों के साथ इंटरैक्ट कीजिए, कुछ फैमिली मेंबर्स को अपनी बातें बताइए। कभी कोई मुश्किल होता है, असफलताएँ, क्योंकि चूँकि यहाँ की असफलता ऐसी है जो सिर्फ़ आप समझ सकते हैं, आपसे जुड़े हुए लोग समझ सकते हैं। बाकी लोग तो बस यही पूछते हैं कि अगर असफल है तो फ़ेल हो गया तो मतलब वो लाइफ़ में असफल है, पास हो गया तो लाइफ़ में सफल है। तो कहते हैं सफलता के तमाम रिश्तेदार होते हैं, असफलता का कोई सगा नहीं होता। जी, बिल्कुल, और वैसे रिश्तेदारों को पहचानना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता के बाद आपके रिश्तेदार बन रहे हैं ख़ास तौर पर। जो आपके असफल वक़्त में जो आपके साथ है, वो वास्तविकता में आपके अपने लोग हैं। तो ऐसे में फैमिली के मेंबर से बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से अपने आप को जोड़ के ज़रूर रखिए, कुछ आपके जो पैशन हो या हॉबी हो। जैसे मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी मेरा एक पैशन रहा, तो मैं कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, आत्मसात करना अपने लाइफ़ में, कुछ एथिक्स मोरालिटी जो जीएस 4 में है, उस चीज़ को मैं इन सब चीज़ों से इंटरनलाइज़ कर रहा हूँ अगर अपने लाइफ में, तो वो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल था। किसी के लिए कुछ स्पोर्ट्स है, मैं भी स्पोर्ट्स में काफ़ी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता, तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करती है आपके माइंड को, और फिर 1-2 दिन रेस्ट करके आप वापस अपने पढ़ाई में आते हैं और एक पूरे एनर्जी के साथ वापस देते हैं। तो बीच में छोटा-छोटा ब्रेक लेना, घूमना, जिसको जिसमें जो सूटेबिलिटी लगे, वो बिल्कुल करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरी पढ़ाई वेस्ट हो गई, कल क्या होगा? कभी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती, कभी सिलेबस पूरा नहीं होता है। जिसका सिलेबस पूरा हो गया, या तो फिर वो सिलेबस समझ नहीं पाया है, या तो फिर वो अपने मन को बहलाने के लिए कह रहा है कि सिलेबस पूरा हो गया। तो ये चलता रहता है। अंत में आपका टेम्परामेंट, आपका स्किल, आपका प्रेज़ेंटेशन, ये आपको लास्ट में सफलता दिलाती है। और भी कोई बात जो आपको लगे कि अभ्यर्थियों को आपके थ्रू जाननी ज़रूरी है, आप बता सकते हैं? इस पूरे जर्नी में जैसा जो चीज़ें विकास जी मैंने फ़ील की है, सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने अभी बताया था कि आप कभी-कभी अपने आप को अकेले पाते हैं इस जर्नी में। आपकी इस चीज़ों को कोई समझ नहीं सकता, तो ऐसे में मैं अभ्यर्थियों से यही कहूँगा, अकेले वो कभी नहीं है, अपने पे पूरा भरोसा रखे वो। अपने पे जब तक वो भरोसा नहीं रखेंगे, ये सफलता उनसे उनको सफलता से दूर वो खुद ही कर रहे हैं अपने आप को। दूसरा, अगर वो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो जाते हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने मान लीजिए 1 साल दिया और मुझे सफलता नहीं मिल रही, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हम थोड़ा-सा स्टडी करें, कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर सब चीज़ सही है, तो फिर भरोसा रखें अपने आप,
हो सके समय बदलेगा, अगले साल आप बेहतर करेंगे और बेहतर इसमें मार्क्स आएगा। सेम स्टडी, सेम परफॉर्मेंस, सेम लेवल ऑफ जिसको कह सकते हैं आपका डेडिकेशन, वो आपको सफलता एक साल ना दिलाए लेकिन दूसरे साल काफ़ी अच्छे से दिलाएगा। तो खुद पे भरोसा रखिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ लगता है, अभ्यर्थियों को चाहिए एक हेल्दी माइंडसेट, एक फिजिकल और मेंटल वेलबींग काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि हमारा जो मेंटल वेलबींग है रूट्स ऑफ द ट्री है, अगर उसको हम स्ट्रांग नहीं रखेंगे, कि स्ट्रांग गश ऑफ विंड जो उसको अपरूट कर देगा, ट्री को ख़त्म कर देगा। तो हमारे रूट्स जो होने चाहिए वो कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो उसको हम स्ट्रांग बनाएं, अपने पे भरोसा रखें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, सफलता मिलेगी। नहीं भी मिलेगी तो आपकी पर्सनालिटी एक ऐसा जरूर डेवलप होगा कि जीवन में बहुत बड़ा काम आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निशान जी, आपने बहुत सारी बातों को सारगर्भित तरीके से और बहुत तार्किक रूप से रखा। जैसे अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो बहुत सारी बातों का नोट्स बना सकता है। जैसे कि अंतिम में इन्होंने बोला कि सब कोई दिन ना होत ना एक एक समान। समाना। तो आपका भी समय आएगा, वो है ना साहिल लुधियानवी की लाइन की, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आप अगर अपने प्रयासों में ईमानदार हैं, अपने प्रयासों में उस अनुशासन को ला पा रहे हैं और इस प्रोसेस को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, तो सफलता जरूर आपके दरवाजे पे दस्तक देगी, बशर्ते आप लगे रहिए। ठीक है। और जैसा कि निशान जी का उदाहरण आपके सामने है कि तमाम तरीके से और तमाम माध्यम से उन्होंने सफलता प्राप्त की। इन नियमों को, या इन जिसे कहते हैं ना बुनियादी नियम जिन्हें कहते हैं तैयारी के, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो सफलता आपके भी कदम चूमेगी। निशान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी। धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ सभी अभ्यर्थियों को जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इस तरह की एपिसोड्स लाते रहेंगे जहां पे हम तमाम उन सफल लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने तमाम जगहों पे, तमाम पैमानों पे और तमाम आंकड़ों पे खुद को ऊपर दिखाया और खुद को अव्वल पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरा नाम था विकास, आप देख रहे थे स्टडी IQ। शुक्रिया।